यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है और हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है प्रिंसिपल साहब से, इंद्रजीत सिंह जी से। तो उनके अध्यापन, उनके शोध कार्य के बारे में मैं बात न करके सीधे अब तक आप देख चुके हैं कि उन्होंने कितना अनूठा काम किया है भारतीय साहित्य के लिए, हिंदी जगत के लिए। गीतकार शैलेंद्र के काम को उजागर करके उनको सही जगह दिलवाई। तो आज मैं बातचीत में इंद्रजीत जी ये जानना चाहूँगा कि भीष्म साहनी जी, जो कि खुद बहुत ऊंचे साहित्यकार रहे, उनको पद्म भूषण से 1998 में नवाजा गया, और शैलेंद्र की तरह वह भी भारतीय संस्कृत और कला के प्रति बहुत झुकाव था, उनकी बहुत जानकारी थी, और दोनों ही वामपंथी थे। और मुंबई में इप्टा से भी उनका जुड़ाव था, जो कि पाश्चात्य विचारधारा पर आधारित था, मजदूरों के मसले पर था, लेबर इश्यूज पर था। तो और इस आंदोलन में, इस अभियान में बलराज साहनी साहब भी थे, जो भीष्म साहनी के बड़े भाई थे, सलील चौधरी जी थे, और शैलेंद्र जी भी थे, और इनका साथ रहा एक फिल्म सीमा में। तो आप क्या कहना चाहेंगे शैलेंद्र और भीष्म साहनी के कनेक्शन के बारे में? आदरणीय मेजर जनरल साहब, आपको और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद। बहुत सुंदर श्रृंखला आपने प्रारंभ की हुई है, उसकी कड़ी में ही हम आज चर्चा कर रहे हैं भीष्म साहनी साहब के बारे में और शैलेंद्र किस तरह से उनसे जुड़े हुए थे। ये जैसे आपने खुद ही कहा कि ये सब प्रगतिशील और इप्टा, इन सब से जुड़े हुए थे ये लोग। मेरी बात हुई भीष्म साहनी साहब से, 2-3 मेरी मुलाकातें हैं। मैंने भीष्म साहनी साहब से, मुझे मालूम था कि वो शैलेंद्र के दोस्तों में से हैं, तो मैं उनके घर गया। दिल्ली में रहते थे, तो मैंने कहा, सर मैं शैलेंद्र पर एक किताब लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप शैलेंद्र के दोस्तों में हैं और आप खुद इतने बड़े कथाकार हैं और वो एक बड़े गीतकार थे, तो उनके बारे में थोड़ा-सा कुछ आप लिख के मुझे एक लेख भेज दीजिए। तो मैं एक पुस्तक संपादित कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बड़े लेखकों और उसमें गीतकारों को, फिल्म निर्देशकों को शामिल कर रहा हूँ शैलेंद्र को लेकर के। तो बोले ज़रूर, ज़रूर। तो मुझे अच्छा लगा कि उस किताब जो धरती कहे पुकार के, जिसका अभी आपने इसमें स्क्रीन पे दिखाया भी, उसमें 59 लेख हैं। तो धरती कहे पुकार में जो शैलेंद्र की फिल्म का ही एक गीत का ही मुखड़ा है, धरती कहे पुकार के, गीत विशाले प्यार के, मौसम बीता जाए। ये 2 बीघा ज़मीन का, 2 बीघा ज़मीन फिल्म आई थी 1953 में, उसका ये गीत। तो ये बड़ा सम्मान और सौभाग्य था कि शैलेंद्र पर सबसे पहला लेख जो मुझे प्राप्त हुआ, वो कथाकार विश्व साहनी साहब। मेरा उत्साहवर्धन हुआ है कि मैं जिस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा था कि भाई शैलेंद्र पर एक बड़ी किताब बने, एक अच्छी किताब, सार्थक किताब हो जिसमें कथा, उसमें मैंने किताब को बाँटा भी इसी तरह से था कि कथाकारों की नज़र में शैलेंद्र, गीतकारों की नज़र में शैलेंद्र, फ़िल्म निर्देशकों की नज़र में शैलेंद्र, यार रिश्तेदारों की नज़र में शैलेंद्र, मेरी नज़र में, अपनी नज़र में जो शैलेंद्र थे, वो इस तरह से मैंने 5 हिस्सों में से बाँटा। तो उसी तरह से 59 लेख हैं। ये बड़ी किताब है, बड़ी कामयाब हुई है। बहुत से पिछले कई सालों से लगातार लोग इसे पढ़ रहे हैं और मेरे पास बहुत सी चिट्ठियाँ भी आती हैं। तो भीष्म जी ने मुझे लेख एक हफ्ते के अंदर ही मेरे पते पे, मैं रुड़की में वहाँ का उस समय केंद्रीय विद्यालय में काम करता था, तो मेरे पते पर आ गया। मैंने थोड़ी-सी लापरवाही भी होती कई बार, या थोड़े आपके लिए आलस कह लीजिए, मैंने जवाब नहीं दिया कि भई आपका लेख मिल गया। फिर उनकी दोबारा चिट्ठी आई, अच्छा। इंद्रजीत जी मैंने एक पत्र भेजा था, शैलेंद्र पर लेख भेजा था, पता नहीं मिला नहीं मिला, आपका कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे बड़ी चिंता सी हुई, ऐसा तो नहीं कि डाक में खो गया हो? तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया और मैं सर क्षमा चाहता हूँ सर, वो एक्चुअली लेख आपको मिल गया था, लेकिन कुछ व्यस्तता ऐसी रही कि मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया। लेख मिला और बड़ा खूबसूरत लेख है और मुझे खुशी है कि ये पहला लेख है, आधारशिला पड़ गई है इस किताब की, इतना अच्छा लेख आपने। और उस लेख में उन्होंने, हालाँकि बाद में फिर वो एक कार्यक्रम में भी मैंने बुलाया, उसमें आए। और इस पुस्तक का, एक पुस्तक आई थी मेरी, उसका लोकार्पण भी विश्व साहनी साहब ने किया था, शैलेंद्र के ऊपर ही थी। तो इस पुस्तक में और फिर जो कुछ बातें हुई शैलेंद्र को लेकर, तो उन्होंने कहा, देखिए इंद्रजीत, में ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने समूह गान में शैलेंद्र के गीत को गाया है। तो कह रहे वहाँ पर क्या होता था, कुछ गीत ऐसे होते थे, वो सोलो नहीं होते थे, वो समूह गान होते थे। जी। एक
मिल के लोग गाते थे। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। कह रहे ये हमने मुंबई में, वो सब बम्बई कहते थे, कह रहे वो मुंबई में हमने जो इप्टा की पार्टियाँ होती थी, इप्टा के जो कार्यक्रम होते थे, कह रहे वो शैलेंद्र की मौजूदगी में, उनके निर्देशन में हमने ये गीत जो गाया। और सलील चौधरी वगैरह ये सब रहते थे। सलील चौधरी बड़े फ़िल्म म्यूज़िक डायरेक्टर थे। कह रहे उन्होंने इसको कंपोज़ किया था। तो ये एक तरह से आकाशवाणी के लिए एक बड़ा बड़ा गीत है और आज भी कई स्कूलों में इसको सुनाते हैं और बड़ा एक ओज का गीत है, उत्साह का गीत है, एक उम्मीद का गीत है, बहुत सुंदर गीत है। तो कह रहे ये पहली तो बात ये है कि मैं, वो कह रहे दूसरा शैलेंद्र से निकटता का एक कारण ये भी था कि मेरे जो बड़े भाई थे बलराज साहनी साहब, वो बड़े मशहूर एक्टर हुए, बाद में तो और भी बड़े होते गए। तो कह रहे वो इप्टा से जुड़े हुए, वो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जो इप्टा, भारतीय जन नाट्य संघ बोलते हैं हम लोग उसे हिंदी में, तो कह रहे उससे जुड़े हुए थे, उसकी वजह से मैं भी जुड़ गया। तो उस ज़माने में जितने प्रगतिशील लोग थे, वो ज़्यादातर इप्टा से जुड़ जाते थे। उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास भी थे, उसमें कैफी आज़मी साहब भी थे, भीष्म साहनी, बलराज साहनी, ये सारे जितने लोग थे, प्रेम धवन, जिन्होंने प्रेम धवन के भी बड़े ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े समा, वो गीत उन्होंने प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है। तो कह रहे ये लोग सब इप्टा से जुड़े हुए थे, शैलेंद्र भी थे, तो मैं भी जुड़ा हुआ था, इस नाते हमारा उनसे एक जुड़ाव था। और हालाँकि भीष्म साहनी बाद में संयोग से मुझे मॉस्को जाने का मौका मिला, लेकिन उससे पहले हम तो खैर वो पैदा भी नहीं होते जब वो गए थे। 1957 में भारत सरकार ने यहाँ से सोवियत संघ की प्रार्थना पर कि भई आप हमारे यहाँ कुछ अनुवादकों को भेजिए जो रूसी साहित्य को हिंदी में अनुवाद करें। तो उसमें भीष्म साहनी साहब का चयन हुआ था। बच्चन जी कमेटी में थे चयन करने वाले, हरवंश राय बच्चन सिलेक्शन कमेटी में थे। तो बता रहे थे भीष्म जी, तो भीष्म साहनी साहब का चयन हुआ। तो ये जनवरी 1957 से लेकर के 1963 तक ये मॉस्को में रहे और वहाँ लगभग साढ़े 6 पौने 7 साल तक ये वहीं रहे और इन्होंने रूसी भी थोड़ी बाद में सीखी। हालाँकि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते थे। इन्होंने टॉल्स्टॉय का और बहुत जो वहाँ से निर्देश आता था कि भई आपको ये काम करना है। तो इन्होंने आज के अतीत अपनी आत्मकथा लिखी है, आप सर कभी पढ़िए, विष्णु सहानी साहब ने बड़ी, उसमें फिर शैलेंद्र का भी ज़िक्र किया है। उस रुड़की में वो जो कार्यक्रम हुआ था उसका भी ज़िक्र किया और तमाम फिर वो पूरे भई वो तो आत्मकथा है, तो बचपन से लेकर के अपने मौजूदा स्थिति तक उन्होंने बहुत सुंदर आत्मकथा लिखी। तो वो भी कहते थे कि भाई देखिए, बलराज जी फ़िल्मों में थे और उन्होंने बहुत सी ऐसी फ़िल्में जो की जिसमें शैलेंद्र के गीत, जैसे दो बीघा ज़मीन। दो बीघा ज़मीन के सारे गाने जो थे वो शैलेंद्र के लिखे हुए थे और सीमा फ़िल्म जिसका अभी आप ज़िक्र कर रहे थे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूँद के प्यासे हम, मन्ना डे साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन की धुन है और शैलेंद्र का लिखा। तो ये इस तरह से देखा जाए तो जितने भी जो गीत हैं शैलेंद्र के लिखे हुए, तो भीष्म साहनी इस दृष्टि से उनको बड़ा मानते थे कि वो शैलेंद्र केवल फ़िल्म गीतकार ही नहीं थे, वो एक बड़े कवि थे, एक बड़े प्रगतिशील कवि थे। उनकी हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा, कह रहे ये नारा तो एक तरह से उस ज़माने में मतलब हर गली-मोहल्ले में चलता था, जहाँ भी विरोध होता था, जहाँ भी एक प्रतिरोध ज़ाहिर करना होता था, जहाँ विरोध ज़ाहिर करना होता था, जहाँ हमें लगता था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही फैक्ट्रियों में या तमाम कॉलेज में, तो कह रहे ये एक तरह से ये एक गीत बड़ा तब होता है जब आप पूरे देश में पूरे लोकप्रिय हो जाए। तो कह रहे ये हड़ताल वाला जो गीत है, हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में तो हड़ताल हमारा नारा है, ये कह रहे बहुत लोकप्रिय हुआ था हमारे ज़माने में। जी हाँ। आज भी ये बहुत से कामगार लोग हैं इसको एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भीष्म जी खुद एक बहुत बड़े कथाकार थे। तमस जो सीरियल बना भीष्म जी का ही लिखा हुआ है, जिसमें दूरदर्शन पे एक पूरा एक सीरियल आया था तमस और बहुत सीरीज़ चली थी ये। तो भीष्म जी ने फ़िल्म में भी काम किया है। तो भीष्म जी हालाँकि वो कह रहे थे कि अब बड़ा दुर्भाग्य रहा हम सबका कि शैलेंद्र हमारे बीच बड़ी जल्दी चले गए। तीसरी कसम जो बड़ी खूबसूरत फ़िल्म उन्होंने बनाई और क्योंकि वो एक बड़े कलाकार थे, बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, इसीलिए फ़िल्म की आत्मा के साथ अन्याय ना हो, आत्मा ना खत्म हो जाए फ़िल्म की, कहानी की, इसीलिए उन्होंने समझौता नहीं किया। खुद अपना कुर्बान कर दिया, अपना देह त्याग दिया, अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने फ़िल्म के जो कहानीकार है, उसके साथ अन्याय नहीं होने दिया और तीसरी कसम जो है, वो एज़ इट इज़ वैसे ही बनी, जैसे कि कहानी थी, मूल कहानी थी। तो कहानी की हत्या नहीं होने दी, कहानी की जो आत्मा को मरने नहीं दिया, भले ही अपनी आत्मा को परमात्मा में उन्होंने मिला दिया। तो इस दृष्टि से उन्होंने बहुत
और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने मुझे याद है कि एक नेहरू जी को भी एक चिट्ठी लिखी थी गीत के माध्यम से। नेताओं को न्योता एक गीत था, जी, तो उसमें वो एक्चुअली वो नेहरू जी की मुखातिब है। जी, ये उसमें पूरी एक लंबी हालाँकि राज कपूर तो चाह रहे थे उसपे फ़िल्म बनाना, जी, लेकिन देखिए सारी चीज़ें वो होता है ना लाभ-हानि, जीवन-मरण, यश-अपयश विधिया जो तुलसीदास लिखते हैं मुझे लगता है वो भी सच है। कि कब हमें जीवन में उपलब्धि मिलेगी, कब हमें अपमानित होना पड़ेगा, कब लाभ होगा, कब हानि होगी, कब जीवन है, कब मरण है, यश कब मिलने वाला है, अपयश कब होगा। ये सब शाबाश! रामचरितमानस में जो ये ज़िक्र किया तुलसीदास जी ने, तुलसीदास सबसे बड़े कवि हैं, तो बात सही है। तो पता नहीं लगता तीसरी कसम तो इस उम्मीद से बनाई जा रही थी कि बड़ी कामयाब होगी तो उसके बाद हम मैला आंचल पे फ़िल्म बनाएँगे जो रेणु का बड़ा उपन्यास था। जी, लेकिन शैलेंद्र को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। सोचा तो था उन्होंने 6 महीने में फ़िल्म बन जाएगी, लेकिन वो करीब साढ़े 5 साल से ज़्यादा समय लग गया। फ़िल्म रिलीज़ हुई, फ़िल्म चली नहीं। दिल्ली में अरविंद कुमार जो माधुरी के संपादक थे, उन्होंने बताया था, कि दिल्ली में केवल चौथे दिन फ़िल्म उतार ली गई। 15 सितंबर 1966 को दिल्ली में फ़िल्म रिलीज़ हुई, राज कपूर प्रीमियर में आए थे, अपनी पत्नी कृष्णा जी के साथ। शैलेंद्र नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था। क्योंकि वो फ़िल्म निर्माताओं का जो फ़िल्म मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जी, होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, इनको पैसा लौटाना होता है। वो फ़िल्म की लाइन बड़ी प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी होती है। जी, उसमें यही होता है कि जब फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो जो आपने कर्ज़ा लिया हुआ है फाइनेंसर से, वो लौटा दो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा इकट्ठा हो जाता है। जी, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देते हैं एडवांस में, ये लो कि भाई ये लो 20% 25% एडवांस लीजिए, फ़िल्म हम लगा रहे हैं। लेकिन वो फ़िल्म किसी ने खरीदी ही नहीं, तो बेचारे पैसा कहाँ से लौटाते? इसीलिए उनके खिलाफ वारंट निकल गया शैलेंद्र के। इसीलिए केवल राज कपूर अकेले आए थे। 15 सितंबर 1966 को ये फ़िल्म तीसरी कसम दिल्ली में रिलीज़ हुई। दिल्ली और यूपी में एक साथ रिलीज़ हुई थी। लेकिन ये फ़िल्म कामयाब नहीं हुई। 1 सप्ताह भी नहीं चली। उसके बाद राजस्थान रिलीज़ हुई अगले हफ्ते। वहाँ भी 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा नहीं चली। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है पुराने ज़माने में अगर आपकी फ़िल्म 13 हफ्ते चलती तब आपकी लागत-वागत निकलनी शुरू होती। जी, 13 हफ्ते चल जाए तो लागत निकल गई, 13 हफ्ते के बाद सिल्वर जुबली की तरफ जाती है तो आप मालामाल हो जाते हैं। और अगर वो 13 हफ्ते की बजाय केवल वो 13 दिन चलती है तो आप मालामाल की जगह कंगाल हो जाते हैं। तो वो निश्चित तौर पर फ़िल्म तो बेहतरीन थी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उस दृष्टि से तो भाई शैलेंद्र मालामाल हैं और आज भी वो मालामाल ही हैं कि उनका इतनी तारीफ़ हुई फ़िल्म की। लेकिन हम सब के लिए बड़े दुःख की बात है कि फ़िल्म नहीं चली। हालाँकि बाद में मुकेश जी के प्रयासों से मुंबई जो गढ़ था, जहाँ फ़िल्म रिलीज़ होनी वहाँ भी वो शैलेंद्र के निधन के बाद फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1967 में और वहाँ 4 हफ़्ते लगातार फ़िल्म चली थी। हालाँकि 4 हफ़्ते फ़िल्म चल जाए थोड़ी बहुत चलो लागत निकली होगी, लेकिन फ़िल्म क्या होता है कि महँगी फ़िल्म होती है तो अगर वो नहीं कामयाब चलती नहीं हुई। जी, कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन बाद में दूरदर्शन पे बार-बार दिखाई जाती रही, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आज भी वो एक क्लासिक फ़िल्म। मैं तो हमेशा उसकी फ़िल्म के बारे में कहता हूँ कि वो सिनेमा के आकाश का चाँद की तरह, तीसरी बहुत कसम जो ठीक है, है। जी हाँ, नमक बहुत सही आसमान फरमाया आप जी। और देखते रहिए, इसी तरह हमारी बातचीत जारी रहे।